आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ जिनकी जीवनी को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए राजस्थान से आदरणीय कृष्णकांत सेन जी का मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। मैं अपना परिचय देने से पहले अपनी 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कुछ इस प्रकार हैं। दरख्तों की सिसकी कौन सुने क्रंदन जर्जर पहाड़ों का, नदियों की लहरों में कौन भीगे, कौन पिए पानी ओस की बूंदों का। एक ढेर रेत का है, एक मशाल जलती रही रात भर उजाले की, चुभते हुए शब्द कौन पढ़े, कौन देखे ढेर कोयले की राखों का। जी, शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। मैं कृष्णकांत सेन राजस्थान के बारां जिले से आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं सामान्यतः एक लेखक, कहानीकार एवं अध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ। बहुत ही शानदार कृष्णकांत जी, जिस बेहतरीन अंदाज में आपने अपनी प्रस्तुति दी है और जितना संक्षिप्त में आपने अपना परिचय दिया है, वो काबिलिए तारीफ है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से हैं, तो अगर हमारे श्रोता राजस्थान जाते हैं, तो उन्हें राजस्थान में ऐसी कौन-कौन सी स्थल है जो घूमनी चाहिए और ऐसी कौन सी व्यंजन है जो खानी भी चाहिए? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, जी, राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। यहाँ के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग घूमने की जगह है, अलग-अलग खाने के लिए हर हिस्से में जाने पर अलग-अलग खाने की चीज़ें मिल जाती है। जैसे जयपुर है, जयपुर में पूरा राजस्थान का कल्चर एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ के पहनावा, वेशभूषा इत्यादि। उसके अलावा जयपुर में बहुत सारे महल, किले आदि हैं। उसी के साथ ही यदि जोधपुर की ओर जाए, जोधपुर में भी बहुत तमाम तरह के खाने जो गरम खाने ज़्यादातर मिलते हैं, जोधपुर की तरफ होते हैं और उसी के साथ ही वहाँ पे जोधपुर का किला है, बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है। बहुत सारे अजमेर में तारागढ़ का किला है, चूरू में भी तारागढ़ का किला है, इत्यादि बहुत सारी घूमने की जगह है। इसके अलावा जैसे यदि जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं माउंट आबू, उदयपुर, जो मुख्यतः प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। ये तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमें दी है। तो चलिए, अगर आप राजस्थान जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आप एक शिक्षक के साथ-साथ एक लेखक भी हैं। तो कृष्णकांत जी, आपको क्या लगता है अभी के समय में साहित्य के क्षेत्र में युवा रुचि रखते हैं या नहीं? वर्तमान समय में युवाओं की रुचि है साहित्य में, पर उतनी उस अपेक्षाकृत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोग वर्तमान में जो साहित्य में रुचि लेते हैं, उनमें से अधिकांश किसी किसी न किसी का दूसरे का अंश चुरा करके उससे अपनी रचनाओं को परिपू परिपूर्ण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद की रचनाएँ उनको तैयार करनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो खुद को दुनिया के सामने खुद की एक अलग पहचान बना सके। जो चलता आ रहा है उसी उसी बेस पर सब कुछ चला जा रहा है और बहुत से लोग इसकी उपेक्षा भी करते हैं। जैसे कई लोग इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे ये उनके हृदय से नहीं निकल कर के केवल एक बातूनी तौर पर हो या हाइप बनाने के लिए किया गया कार्य है, जिसको केवल वो इसको कोई काम नहीं मानता। साहित्य का काम कोई काम नहीं मानता। इसको सब ऐसा मानते हैं कि जैसे ये केवल एक अपना टाइम व्यर्थ करना है। तो ऐसी क्या वजह है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे प्राचीन काल से जब देखा जाए और वर्तमान की भी बात की जाए तो साहित्य को स्तंभ माना जाता है और साहित्य पे ही आधारित हमारी जीवनी है और हमारा समाज चलता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि अभी के लोग ये समझते हैं कि साहित्य एक समय बर्बाद करने वाली चीज़ हो गई है। लोग उस क्षेत्र में आना नहीं चाह पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में आना तो सब चाहते हैं, पर हर कोई अपनी-अपनी मजबूरियों से
व्यवस्थाओं से हार जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य क्षेत्र में हर कोई नहीं आता। मतलब साहित्य क्षेत्र में हर हर कोई इंसान साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पर वो अपने जो परिवेश है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, वो लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता। अपने आप को एक जगह पे स्थिर रख कर के वो मतलब ये मान लीजिए इंट्रोवर्ट तरीके से वो खुद को एक जगह पे स्थापित कर लेता है, जिससे वो अपनी बाहर की दुनिया को देखना नहीं चाहता। इस वजह से साहित्य हर जगह नहीं हो कर के एक जगह गुम होकर रह जाता है आज के वर्तमान दौर में। तो ये भी तो हम लोग मान सकते हैं ना कि सोशल मीडिया के कारण भी जो आज का युवा है वो साहित्य के क्षेत्र से बिछड़ रहे हैं। क्या इसका एक ये भी तो हो सकता है? जी, सभी युवाओं की रुचि अलग-अलग होने के कारण ऐसा भी होता है कि अक्सर युवा दूसरों को देख कर के खुद को जलन महसूस करते हैं, जिसके कारण ऐसा भी होता है कि बहुत सारे युवा एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा के कारण पीछे रह जाते हैं। पीछे रहने के कारण वो उनमें एक तो और आस-पास जो परिवार है, समाज है, उसका सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, क्योंकि साहित्य ऐसा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको हमेशा से उतना मान-सम्मान नहीं मिला है। देखा जाए तो साहित्य के मान-सम्मान मिलता है, लेकिन जो अपेक्षा की जाती है जिससे वो आज के दौर में आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर जो होना चाहिए वो साहित्य के मूल्य नहीं दे पा रहा है। इस कारण लोग इससे दूरी बनाकर रखते हैं। तो फिर ऐसे क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका तो दायित्व भी बनता है कि बच्चों को साहित्य के प्रति प्रेरित करें। तो आप किस तरीके से अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं साहित्य में आने के लिए? जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा, क्योंकि आज साहित्य के दौर में हम हर एक रचना मतलब उनको जो भी पढ़ाना है, जो भी कार्यकलाप, क्रियाकलाप करवाना है, वो सब हम कविताओं के माध्यम, साहित्य के माध्यम से करवा सकते हैं। जैसे अभी विज्ञान है, विज्ञान में हमने उनको जब जब भी पढ़ाया है, तो उसको जो भी कंडीशन थी, जो भी समीकरण थे, उनको उसके हिसाब से साहित्यिक भाषा में जोड़ करके उससे शायरियाँ बुन करके या उनसे कविताएँ रच करके या प्रत्येक जो कार्यप्रणाली होती है उसके एक कार्यप्रणाली का एक प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट होता है उसको उसको रचनाओं में या कहानी में बना करके वैसे समझाया जाता है। तो वो समझ में भी जल्दी आता है, इससे साहित्यिक समाज में भी बढ़ोतरी होती है। और कहा भी तो जाता है ना कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम कविता है। तो फिर हम लोग किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ या किस तरीके से बच्चों को प्रेरित करें कि वो कविताएँ लिख सकें? जी, ये आज के दौर में ज़रूरी है कि बच्चों को जितना आसान हो सके उतनी आसानी से पढ़ाया जाए, उन्हें समझ में आना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करें जो उनको मधुर लगे। मधुर भाषा कविताएँ हमेशा से मधुर भाषा की प्रवाह धारा में रही है, जिसके कारण ही ऐसा होता है कि जो रचनाएँ होती हैं, जो कविताएँ होती हैं, वो सब छात्रों तक आसानी से पहुँच जाती है, उनके हृदयों में आसानी से घर कर जाती है, जिस कारण वो आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से समझने के कारण उनको इसका लाभ मिलना तय है। बहुत ही बेहतरीन। और तो इससे ये यदि उनके सामने इस तरह के उदाहरण लगातार प्रस्तुत किए जाएँ, तो वो खुद भी उनके उत्तर उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से देना चाहेंगे और आगे के लिए भी वो उसी में प्रेरित होकर के अपनी रचनाओं का निर्माण स्वयं भी करने लग जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो अगर आपकी बात की जाए, तो आपकी पसंदीदा विधा कौन-सी है और पसंदीदा रस? क्योंकि हमें पता है कि आप एक बेहतरीन कवि हैं और आप विभिन्न विषयों पे अपनी रचना लिखते हैं। तो आपकी पसंदीदा रस या आपकी पसंदीदा विधा कौन-सी है आदरणीय? क्या इस प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया? आदरणीय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद भी एक कवि हैं, तो आपको जी। कौन-सी रस में रचना लिखना ज़्यादा पसंद है और कौन-सी विधा आपकी पसंदीदा है? जी, श्रृंगार और प्रेम से परिपूर्ण रचनाएँ मैं लिखना पसंद करता हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं है, मैं सब भावनाओं के साथ कविताएँ लिख सकता हूँ, पर श्रृंगार और प्रेम मेरा अत्यंत प्रिय विषय है। अच्छा, तो हम चाहेंगे क्योंकि हमारे एक श्रोता का भी निवेदन है कि आप एक रचना हमारे बीच प्रस्तुत करें आदरणीय। जी, मैं स ज़्यादातर रचनाएँ राधा कृष्ण के संबंध में लिखता हूँ, जिनमें ऐसा होता है कि प्रेम की परिपूर्णता हमेशा समाहित रहती है। लेकिन हम यहाँ पे सब मित्रता के रूप में कृष्ण सुदामा की मित्रता के रूप में जो रचना हमने लिखी थी, वो सुनाना चाहेंगे।
देखे हैं मित्रता के भी कई रूप हमने, पर अब कहाँ मिलते कृष्ण सुदामा। खो गया वो बालपन भी सबका यहाँ, बीत गया वो कंचे खेलने का ज़माना। पर अब भी शेष है मित्रता की भावना, समय का क्षेत्र भले अब कम रह गया। निर्विकार मित्रता तब भी केवल आदर्श, आज भी ये मानव विकारों में खो गया। है कुछ दोस्त मेरे जो जान छिड़कते हैं, हर शनिवार रविवार की शाम को मिलते हैं। बातें साझा होती आपस में अब तेवर की, हर सुख दुख में हाथ थाम कर चलते हैं। लड़ते झगड़ते हुए हम आगे बढ़ते, किसी और का होना हमें सुहाता नहीं। संतुष्टि इतनी है कि बस हमेशा साथ है, अन्य लोगों का दखल हमें गवारा नहीं। ये साथ यूं ही बना रहे, हम कृष्ण से यही दुआ करते हैं। बस हम सब खुद को कृष्ण बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय, बहुत ही प्यारे शब्दों का आपने चयन किया था अपनी इस बेहतरीन प्रस्तुति में। तो जी, कृष्णकांत शुक्रिया। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि आज के काफ़ी युवा हैं, जो प्रयास तो करते हैं साहित्य के क्षेत्र में आने का, लेकिन जब वो रचना लिखते हैं, तो उनकी मात्राओं का बहुत गलती देखा जाता है, या प्रस्तुतिकरण की बात करें, तो वो सही तरीके से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो आप इसमें क्या अपना राय देना चाहेंगे उन युवाओं जी, को? इस इसका सबसे इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम जितना हो सके साहित्य को पढ़ा करें। साहित्य जितना पढ़ेंगे हमारी शब्दकोश भी उतना ही हमारा शब्दकोश जो है उतना ही मजबूत होगा, जिसके कारण ये होता है कि हम जित यदि हमने साहित्य नहीं पढ़ा है, तो हमें साहित्यिक मूल्यों का पता नहीं होता, साहित्यिक भाषा शैली का पता नहीं होता, जिस कारण क्या होता है ना कि हम गलतियाँ करते रहते हैं। शुद्ध शब्दों का उपयोग करते हुए भी हम वाक्यों का अर्थ सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाते, जिसका मेन रीज़न ये है कि हम साहित्य से जितनी दूरी बना के रखेंगे ना, उतना ही ये हमें दूर रखेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम साहित्य की पुस्तकों को जितना अधिक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके हम पढ़ने का प्रयास करें, जिससे यही होगा कि ये जिससे फ़ायदा हमेशा होगा, क्योंकि जितने शब्द आप जानोगे उतने शब्दों आपके एक शब्दकोश में जमा होंगे और उतनी शब्दकोश का आप उपयोग शानदार तरीके से कर सकोगे। तो आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसी गतिविधियाँ करानी चाहिए युवाओं के बीच से, जिससे लोग साहित्य के प्रति प्रेरित हों? जी, सरकार ने गतिविधियों का संचालन लगातार किया हुआ है। राष्ट्रभाषा समिति जो अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग जगह पे जहाँ पे कार्यरत है, उन्होंने युवाओं को ऐसे साहित्यिक क्षेत्र में मौका दिया है। राष्ट्रभाषा समिति के बहुत सारे अलग-अलग संस्थानों में देखा है हमने कि वहाँ पर वो लगातार कविता पाठ करवाते हैं, कहानी का निर्माण करवाते हैं। अलग-अलग तरीके से हालाँकि अब वर्तमान में जो सरकारी जो योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाओं के लिए भी अब उन्होंने दे दिया है कि सरकारी योजनाओं के लिए भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएँ निर्मित करेगा, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस कारण सरकार लगातार प्रयासरत है साहित्य के लिए, लेकिन मूलभूत रूप से लोगों का रुझान उस ओर आना ज़रूरी है। लोगों का रुझान जब तक नहीं आएगा, तब तक साहित्यिक क्षेत्र में हमेशा उतनी प्रभाविकता नहीं मिलेगी। तो इसका हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे वरिष्ठ की बात करें या युवा की बात करें, आजकल इतने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन इतने सारे ग्रुप हो चुके हैं, साहित्यिक ग्रुप, कि पता नहीं चलता है कि कौन से साहित्यिक ग्रुप हमारे लिए उपयोगकारी है और कौन हानिकारक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में ऐसा ऐसा हो चुका है कि हर कोई अपने आप को वक्ता समझ के, हर कोई अपने आप को लेखक समझ के या हर कोई अपने आप को साहित्य का महामहिम समझने हुँ, लग हुँ। जाता है, क्योंकि थोड़ा-सा भी यदि उसको लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा, तो वो लोगों के सामने अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करना चाहेगा, जहाँ कि हाँ, जो भी है मैं ही हूँ सब कुछ। तो ऐसे लोगों के कारण क्या है ना, ऐसे लोग खुद तो साहित्य में गलती करते रहते हैं, जबकि जो स्वीकार करना चाहिए अपनी रचनाओं में जो गलतियाँ हैं या अशुद्धियाँ हैं, उनको जो स्वीकार नहीं करते, वो लोग ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, जिसके कारण ये ऐसा होता है कि बाकी लोगों से भी लोग दूरियाँ बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आदरणीय, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के भी माध्यम से अभी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ रहे हैं। फिर भी आज के समय में देखें तो पुस्तकों की अगर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो
पुस्तकों की गिरावट आ रही है, पुस्तक उतनी बिक नहीं पा रही है या उस तरह के शायद अब श्रोता नहीं मिल पाते हैं जो बुक खरीद के पढ़ सके। आखिर इसकी क्या जी, वजह है? यहाँ पर हर कोई जो लेखक होता है यहाँ पे उपेक्षाओं का शिकार होता है। वर्तमान में जो लोगों के बीच में जिस तरह से छवि बनी हुई है लेखकों की, वो उतनी सुस्पष्ट तरीके से नहीं बनी हुई है। जो मुख्य लेखक होते हैं जैसे चेतन भगत हैं, सुदीप नागरकर हैं, ऐसे लेखक जो हैं ये विश्व में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। ऐसे ऐसे में इन लोगों की जो पुस्तकें होती है वो इनकी बिक्री लाखों में जाती है। जबकि एक नया लेखक जो अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे संघर्ष करता रह जाता है। वर्तमान में ऐसी कंडीशन है कि जो लेखक है अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से उतना न्याय नहीं कर पाता है। न्याय नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के बीच में पहुँचने वाला था क्योंकि लेखक ज़्यादातर अधिकांश लेखकों का मैंने देखा है कि वो इंट्रोवर्ट प्रकृति के थे। इंट्रोवर्ट प्रकृति होने के कारण उनका लोगों के बीच में तालमेल उससे उतना अच्छे से नहीं होता, लोगों से जान-पहचान उतनी अच्छे से नहीं होती या वर्तमान में उनके आस-पास के जो भी लोग हैं या उनके परिवार के ही लोग हैं, वो भी उनकी अपेक्षा करते हैं। उन लोगों ने उन उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जहाँ पर उन लोगों का साहित्यिक रचनाओं का या उनको प्रतिभा को एक मंच दिया जाए। वो लोग उनसे हमेशा उनसे दूरी बनाने की कहते हैं। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हमें भी खुद को यदि कोई कविता लिखते हैं या कोई बुक वग़ैरह पढ़ने का कोशिश करते हैं अलग से जो जो लगातार एकेडमिक बुक्स के अलावा जो साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमें नकार दिया जाता है। इसके कारण ये होता है कि जो लेखक होते हैं, वो हमेशा इससे दूर रह जाते हैं और अपनी रचनाओं को या अपनी प्रतिभा को उस मंच तक नहीं ला सकते जहाँ जहाँ से उन्हें पूरी दुनिया जान सके। तो ऐसा मतलब कहा भी तो जाता है ना कि जो आपने कहा भी जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक है, जैसे चेतन भगत जी की ही बात कर लो, तो उनकी कई पुस्तकों की फ़िल्म आ चुकी है। लेकिन जब फ़िल्म बनती है, तो फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई जाती है, जो वास्तविकता बुक में होती है। तो इस अगर तरीके से देखें तो फ़िल्म से भले ही हम लोग बहुत कम समय में देख के क्योंकि आजकल वीडियो से लोग ज़्यादा समझ पाते हैं, लेकिन पुस्तकों में वो सब भावनाएँ भी छुपी रहती हैं जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो आखिर हम लोग ऐसा क्या गतिविधि करें जिससे लोग पुस्तक पढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएँ और वो पुस्तकें पढ़ें? देखिए, फ़िल्मों का यदि देखा जाए तो फ़िल्में केवल उतना ही दिखाती है जितना लोगों को पसंद आए या लोगों की जितनी माँग हो। फ़िल्में पूरा बिल्कुल। सच दिखाने जाए तो पूरा सच दिखाने के चक्कर में उन फ़िल्मों में नुकसान होना तय है। इसलिए उनको उतना ही वो उतना ही दिखाते हैं लोगों को जितना लोग चाहते हैं। इसलिए ये ऐसा होता है कि कहानियों में हमेशा ऐसी कहानियाँ पीछे रह जाती है जहाँ पे सच्चाई छुपी होती है। वर्तमान साहित्य सच्चाई के आधारित कहानियों को हमेशा से प्रवर्त रहा है, लेकिन इसके कारण ये ऐसा होता है कि फ़िल्मों की वजह से या अन्य कार्यक्रमों की वजह से जो लेखक होते हैं वो अपनी मूलभूत रचनाओं को लिखने में पीछे रह जाते हैं और इसके कारण हमेशा वो उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। तो आदरणीय आपने कब यह सोचा कि आपको एक कवि बनना है और आपने किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में पहला कदम रखा? जी, मैं इसका पूरे तरीके से तो नहीं बता सकता, लेकिन 2013 में जब मैंने 12वीं कक्षा पास की थी, उस टाइम पर हमारे पास लगातार असफलताएँ जो जेईई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें असफलता होने के कारण हम लगातार नर्वसनेस का शिकार होते जा रहे, जिसके कारण ये रहा कि हम अकेलेपन में घुटते गए। उसके उसके बाद हमने देखा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी समय जालंधर एनआईटी से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, परिक्रमा। उन्होंने उन्होंने उस वक़्त वहाँ वहाँ के लोगों के अलावा बाहर के लोगों से भी रचनाएँ आमंत्रित की थी। हमने एक छोटी-सी रचना थी चंबल नदी के ऊपर जो हमने लिखकर भेजी थी वहाँ पर। उन्होंने उस रचना को इतना मान-सम्मान दिया इसके बाद से हम हमारा मन लगातार उसी ओर प्रवृत्त होता गया और हम लगातार उसके बाद रचनाओं का निर्माण करते गए। तो मतलब जब आपने अपनी पहली रचना लिखी, तो सबसे पहले आपने किनके सामने उसे प्रस्तुत किया और उनका पहला जो प्रोत्साहन था, वो आपको कैसे मिला? जी, पहला प्रोत्साहन मुझे 2017 में मेरी एक दूर की बहन है अंशिका शर्मा, उनके माध्यम से मिला क्योंकि वो खुद भी रचनाओं को हमेशा प्राथमिकता देती थी, जिसके कारण ऐसा हुआ कि उसके पहले तक हमने अपनी रचनाओं को लगातार छुपा कर रखा या अपनी रचनाओं को लगातार अंधेरे में रखा। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से हमें लगातार
प्रेरित किया, उसको उनकी प्रेरणा के कारण हमने लगातार अपनी रचनाओं को एक पटल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके बाद से हम वो आत्मविश्वास धीरे-धीरे वापस लौट आया और हम उसके बाद पुनः अपनी रचनाओं को लगातार सबके समक्ष रखते गए। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो साहित्य के क्षेत्र में आप किन्हीं अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? साहित्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए वर्तमान तथ्यों पर आधारित तो मैं अपनी बड़ी बहन हंसिका शर्मा को इसका प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। लेकिन यदि साहित्य में ये देखा जाए तो मैं रामधारी सिंह दिनकर के रश्मिरथी महाकाव्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, जिसके जिसके कारण मुझे आज भी अपनी रचनाओं में महारथी कर्ण के बारे में लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो हमारे पुनः श्रोता का निवेदन है कि आप एक और रचना हमारे बीच पेश करें, क्योंकि रचनाओं के माध्यम से ही हमें एक कवि की भावनाओं का पता चलता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक बेहतरीन रचना हम सबों के बीच प्रस्तुत करें। जी, जी। मैं अपनी रचना सुनाना चाहता हूँ। सुनो सखी, आज सुनाता हूँ एक कहानी। पुस्तक बनी एक तरफ़ा प्यार की निशानी। ज़िंदगी जब उलझी थी खामोशियों में, चंबल की लहरों में चढ़ती मदहोशियों में, लगातार असफलताएँ हताश कर रही थी। जीवन जीने की हर इच्छाएँ मर रही थी। विकट स्थिति में चुप्पी घर कर रही थी। वक़्त के साथ मिली तब एक पहाड़ी शायरा, जिसको हमसे मिला एक नाम नायरा। थोड़े ही दिनों में वो दिल की रानी हो गई। शुरू एक तरफ़ा इश्क की कहानी हो गई। एक लंबे वक़्त तक बातें होती रही हमारी। जानते थे दुष्कर होगी इश्क की बीमारी। उसे पता था हमें इश्क उससे हो रहा। वो रोकती पर दिल चाल चलता रहा। मेरा इश्क उसने दुनिया के सामने ला दिया, पर उसने केवल दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। लगा कभी तो इश्क उसे भी हो जाएगा, किसे पता इंतज़ार बहुत लंबा जाएगा। हृदय का बाँध टूटता रहा, सब्र खोते रहे, बच्चों जैसे थे हम हर रात में रोते रहे। उसके इश्क में लिखी हमने कई रचनाएँ, रच दी जिसके प्यार के लिए ढेरों कविताएँ। पर के समय के साथ हम चल ना पाए, वो बहुत आगे हम बहुत पीछे नज़र आए। खुद बात करके दिन भर का हाल सुनाती थी, हमें ज़रा-सा कुछ हो जाए तो रो पड़ती थी। पर अब वो बात करने से कतराती है, खुद को ही सही हमें गलत बताती है। क्यों करते हैं हम इंतज़ार एक तरफ़ा इश्क का, अक्सर किसी एक पर ही क्यों हम ठहर जाते हैं। खूबसूरत रचनाएँ रची गई एक तरफ़ा इश्क में, अंत में सभी के हाथ खाली ही तो नज़र आते हैं। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। इतनी बेहतरीन भावना और इतने बेहतरीन शब्द का चयन आप कब करते हैं और कैसे करते हैं? जैसा कि हमें पता है कि आप एक अध्यापक भी हैं और एक पुरुष के जीवन में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। इसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक दायित्व भी होता है परिवार सँभालने की। तो किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करते हुए साहित्य में अहम भूमिका निभा रहे हैं? इसकी जानकारी हमें दें। जी, अध्यापक एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको वक़्त मिलता अवश्य है, बहुत वक़्त मिलता है क्योंकि अध्यापक का पेशा ऐसा है जहाँ पे आप सुबह से जाते हो तो आप दोपहर को 3 बजे तक अपने सारे काम से मुक्त होकर के अपने आप को समय दे सकते हैं। ऐसा समय जो जब अपने आप को समय देने लग जाओगे तो अपने आप रचनाएँ यदि आपका साहित्य क्षेत्र में रुचि है तो अपने आप रचनाएँ आपकी प्रवृत्त होती जाएगी और इसका सीधा-सा कारण ऐसा भी है कि जो परिस्थितियाँ सामने बनती है, जो सिर्फ़ जैसी परिस्थितियाँ उन परिस्थिति को देखकर अपने आप में विचार उद्विग्न होते हैं या विचार उत्पन्न होते हैं जिसके कारण रचनाएँ अपने आप निर्मित होती जाती हैं। बिल्कुल। तो आज के युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आज के युवा हाँ, कहते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, मुझे घर सँभालना है, मुझे ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ज़िम्मेदारियों के बहाने मार के वो अपने सपनों को कुचल डालते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है वर्तमान समय में हर किसी को लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ अपने आप को भी समय देना है क्योंकि अपनी खुशी केवल अपनी होती है, किसी और हर कोई आपको ज़िम्मेदारियों की लगातार ज़िम्मेदारियाँ उड़ाता जाएगा, लेकिन उसका उससे एक नुकसान ये होगा कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को मार कर के खुश खुश कभी नहीं रह पाएँगे, जिसके कारण ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी छीन लेंगे और अपनी खुशी छीनने के बाद आप हमेशा एक ढर्रे पे ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा इस कारण से फिर आप जीवन से उबाऊपन होने लग जाता है,
एवं जीवन ऐसा लगता है जैसे जीवन समाप्ति की ओर जा रहा हो बस और कुछ नहीं बचा जीवन में। लेकिन यदि आप अपने पैशन को या अपने मनोभावों को लगातार प्रकट करेंगे, लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे, तो उससे आपको खुशी मिलेगी और आप जो ऐसा नहीं है कि लेखक ही हो, चाहे वो किसी भी अन्य फ़ील्ड में हो, चाहे संगीतकार हो या कोई सिंगर हो या कोई डांसर हो, तो वो हर किसी को अपने सपनों को जीना चाहिए। सपनों को जीने के लिए चाहे आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ दो, लेकिन ज़िम्मेदारी के बीच में से अपना वक़्त निकालो और अपने सपनों को जीना शुरू करो। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जवाब और बहुत ही शानदार तरीके से आप जवाब देते हैं। तो ये इस तरह का अनुभव आपको कहाँ से आया? पुस्तकों से आया या फिर कोई और कारण भी है? जी, मुझे इस तरह का अनुभव लगातार पुस्तकों के पढ़ने से ही आया है। मेरा अनुभव ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादातर लोगों से घुला-मिला नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे इतना अनुभव भी नहीं है। पर आपसे लगातार सवाल-जवाब से ही मेरे को आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, श्रोताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी श्रोता लगातार एमएस केसरी पब्लिकेशन के माध्यम से हम सभी सभी से जुड़े रहें। सभी से जुड़े रहने से एक ही फ़ायदा ये होगा कि सभी हम अनेक प्रकार के लेखकों को सुनेंगे, अनेक प्रकार के विचार प्राप्त होंगे हमें, अनेक प्रकार की संभावनाएँ हमें वहाँ मिलेगी, जिसके कारण हम पूरे विश्व में अपने अलग-अलग भावों से या अपनी अलग-अलग परेशानियों को, अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से सोल्व कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं आदरणीय कृष्णकांत जी। तो ये थी हमारे साथ जुड़े राजस्थान जी, से मैं एमएस कृष्णकांत केसरी जी। पब्लिकेशन के लिए अपनी एक और रचना सुनाना चाहूँगा। ये केवल बिल्कुल एमएस स्वागत केसरी है आदरणीय। पब्लिकेशन के लिए है, जो मैंने राधा की तरफ विचारों को उत्पन्न करके लिखा है, क्योंकि मैंने राधा कृष्ण का लगातार बहुत सारा कुछ देखा है, उनके बारे में साहित्य पढ़ा है, जिसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये पूरे तरीके से एमएस केसरी पब्लिकेशन के लिए समर्पित करता हूँ मैं। धन्यवाद। सुनो कान्हा, तरस गई ये अखियाँ मेरी तेरे दर्शन को, कितना वक़्त लगा दिया, अब तो वृंदावन लौट आओ। सारी सखियाँ कहती मुझसे, राधा अब तो ध्यान लगाओ। मैं नहीं जानती हमसे कितने दूर तुम चले गए, मैं तो बस बनकर रह गई ग्वारिन बरसाने की, तुम तो द्वारिका नगरी के महाराज हो गए। सुनो कान्हा, अब भी मैं मौन बैठी रहती हूँ, उस हरे-भरे इठलाते से कदम की छाँव में, जहाँ तुम्हारे संग हिंडोले पर झूले थे हम, वही कदम जो साक्षी है हमारे प्रेम रास का। सुनो कान्हा, मैं अब भी तकती रहती हूँ भाव सुनने में, वो यमुना की लहरों में तुम्हारी छवि नजर आती है। काले नाग पर काले कृष्ण की छवि हमें रिझाती है। तुम्हें देखकर मीलों दूर मेरी आंखें भर आती है। खाना मैं अब भी रोज बनाती हूँ माखन, पर अब कोई कृष्ण नहीं आता चुराने को। द्वार खुले रखकर तकती रहती हूँ हरदम, मेरा कृष्ण नहीं आता अब मुझे समझाने को। कान्हा क्यों चले गए तुम मथुरा अकेले, क्यों लौट कर कभी वृंदावन आते नहीं। मैं हर दिन कुंज गलीन में ढूंढती हूँ तुम्हें, क्यों नहीं बजाते मुरली हमें बुलाने को। प्राण सूख गए पर श्वास अभी बाकी है, एक दिन लौटोगे तुम उम्मीदों से बंदी साकी है। देखो कान्हा कितनी पागल हो गई हूँ ना मैं भी, इंतजार कर रही उसका जो छलने का आदि है। तुमने जितना सताया है ना कान्हा मुझे, मैं अगले जन्म के लिए यही दुआ करूंगी। तुम बनना मेरी तरह प्रेम में पागल राधा, और मैं तुम्हें छोड़ जाने को कान्हा बनूंगी। जब तुम्हें जीना पड़ेगा मेरी तरह, फिर तुम समझोगे कितना मुश्किल होता है विरहिणी का जीवन जीना। पर तुम महसूस करके बस प्रेम से एक बार बुलाना, मैं तब भी दौड़ी चलूँ आऊँगी सब कुछ छोड़कर। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है तुमसे प्रेम करना। कहूँगी तुमसे बहुत कुछ, पर तुम मुझे सदैव अपना कहना। जी, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय और जिस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हो और जितने प्यारे-प्यारे शब्दों का आपने चयन किया है, वो काबिलिए तारीफ़ है और बहुत ही आप बेहतरीन वक्ता के रूप में आज विराजमान हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय।
और इसी के साथ ही मैं अपने तमाम श्रोताओं से अभी लेती हूँ अलविदा। अभी आप सभी सुन रहे थे राजस्थान से आदरणीय कृष्णकांत सेन जी को। तो आप सभी इस वीडियो को खूब सारा प्यार, आशीर्वाद दें। हम मिलते हैं फिर आपसे अगले कार्यक्रम में एक नए युवा साथी के साथ, जिनकी जीवनी और विचारधाराओं को हम सुनेंगे और उससे कुछ परिवर्तन लाएँगे समाज में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।